Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 9th English worksheet number 31। ये आपकी 21st ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हमें रेन ऑन द रूफ पोएम में से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड कुछ इजी नहीं बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इस पोएम को रीड करना है। रेन ऑन द रूफ, ये जो पोएम दी गई है इस पोएम में रेन है उसको फील किया जा रहा है, और जब रेन को फील किया जा रहा है तो जो पोइट है वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है, यानी कि रेन को वो कोरिलेट कर पा रहे हैं अपनी पास्ट, कुछ स्वीट मेमोरीज है, कुछ ग्लूमी मेमोरीज है, उनके साथ वो उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उन सबको कि कैसे वो फील करें, किस तरीके से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, कौन सी उनकी पास्ट मेमोरीज है, वो सब कुछ हम इस एक्सट्रैक्ट में समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है। जो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो पोइट है वो अपने कॉटेज में है, अपने घर में है, और उसके ऊपर टीन की छत लगी हुई है। टीन की छत लगी हुई, कहीं कहीं पे लकड़ी के टुकड़े भी लगे हुए हैं, जो रेक्टेंगुलर टुकड़े होते हैं वो लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, पहले बारिश का मौसम बना हुआ, उसके बाद बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो पोइट को बहुत कुछ याद आ रहा है। उसकी मदर भी उनको याद आती है। वो याद करते हैं कि कैसे उनकी मदर उन्हें सुबह उठाया करती थी, कैसे उनको गुड नाइट बोला करती थी। तो उन सबको याद करें और अपनी इस रेनफॉल के साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी मीनिंग को, और उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना। ठीक, मंडराना। वेन द ह्यूमिड शेडो किसको बोला गया? ह्यूमिड आर्द्र, शेडोज होता है छाया, किसको बोला गया? जो काले बारिश वाले बादल है। कि वेन द ह्यूमिड शेडो शो होवर ओवर ऑल द स्टार स्फीयर्स, जो स्टार स्फीयर्स किसको बोला गया? आसमान में। कि जब काले बादल है वो आसमान में मंडराते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, अब जो अंधेरा है वो पोइट को अच्छा नहीं लगता, तो उसको मेलन करने में मतलब जो डार्कनेस है उसको पोइट को ऐसे लग रहा है कि वो उदास है। कि वेन द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और थोड़ी देर के बाद जो उदास अंधेरा है वो रोने लगता है। रोने लगने का मतलब है कि उसके थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, कि कितनी अच्छी चीज़ होती है कि जब अकेले में आप लेटे हो अपने बेड के ऊपर, अपने रूम में आप लेटे हो, उस पीलो के ऊपर लेटे लेटे आप लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर होता है जो छत के ऊपर, टीन की छत है उसके ऊपर जो आवाज़ आती है ना, टिप टिप की आवाज़ आती है, तेज़ तेज़ बारिश की आवाज़ आती है, जो आप जब स्कूल में गए होंगे तो शेड के नीचे आपने वो फील की होगी। तो वो आवाज़ है, रात को जब सब कुछ शांत होता है तब वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज आती है। सो यहाँ पे पोइट इसको एक ब्लेसिंग मानते हैं कि व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कि ऊपर जो आवाज़ की, सॉफ्ट रेन की जो आवाज़ आ रही है, जो पैटर की आवाज़ आ रही है, उसको फील करना कितना अच्छा लगता है। यानी पोइट को बहुत अच्छा लग रहा है उस आवाज़ को महसूस करना, उस आवाज़ को फील करना। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यहाँ पे एवरी टिंकल का मतलब जो एवरी टिंकल मतलब जैसे हर एक जो बूंद है। ऑन द शिंगल्स, सिंगल्स होता है जैसे एक तरीके से रेक्टेंगुलर लकड़ी का होता है जिससे छत बनी होती है। ओके, छत के ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा है। कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, कि वो हर एक टिंकल की जो उस शिंगल के ऊपर गिरी है, जो उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर गिरी है, इससे पोइट के हार्ट में एक इको क्रिएट होता है, एक इको पैदा होता है, क्योंकि जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल काम है क्योंकि नाइट का समय। ओके, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और उसके कारण उसके मन में कई सारे ड्रीम्स आते हैं, कई सारी रिकलेक्शंस का मतलब कई सारी यादें हैं, जो उनकी पास्ट की यादें वो उनको याद आ रही है। वेव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, ऐसे लगता है कि जैसे हम ऊन से कुछ बुनते हैं ना, ऐसे वो यादें हैं उसके मन में, वो घूम रही है, कुछ नया बुन रही है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ इन टू बिजी बींग स्टार्ट, कि जैसे ही मैं उन पैटर को सुनता हूँ, उस रूफ के ऊपर जो बूंदे गिर रही है उसको मैं सुनता हूँ। द बिजी बींग स्टार्ट, बिजी मतलब जो माइंड है वो बहुत कुछ सोचने लगता है, बिजी होने लगता है, जो पास्ट में चला जाता है, पास्ट की मेमोरीज है माइंड में आने लगती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और उन्हें याद आती है अपनी माँ की। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, क्योंकि वो अब है नहीं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स,
कि वो कैसे शाम को आया करती थी, उन्हें गुड नाइट कहने के लिए आया करती थी। एंड शी लेफ्ट दम टिल द डॉन, और वो सुबह भी उन्हें उसी तरीके से उठाने के लिए, विश करने के आया करती थी। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक बार जब वो बारिश को देख रहे हैं तो अपनी मदर को वो फील कर पा रहे हैं कि उनकी मदर है, वो आसपास है, उनकी मदर है जो उन्हें गुड नाइट कहने आती थी, वो उनके आसपास है। एंड ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, कि अब मुझे ऐसे महसूस होता है कि जो मदर है वो ऊपर से फॉन्डली, प्यार से मेरी तरफ देख रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, कि जो शिंगल्स, जो लकड़ी के जो रेक्टेंगुलर चौकटे हैं ऊपर रखे हुए, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है उसको मैं फील कर पा रहा हूँ। और फील कर पा रहा हूँ मैं अपनी मदर को, जो मुझे ऊपर से देख रही है, प्यार से देख रही है। अब उसी तरीके से वो मुझे गुड नाइट बोल रही है जैसे कि वो पहले बोला करती थी। तो ये था एक एक्सट्रैक्ट जिसमें हमने, ईजी सा एक्सट्रैक्ट था, जिसमें हमने समझा कि कैसे पोइट है वो अपनी इस रेनफॉल को अपनी पास्ट मेमोरीज के साथ, कुछ स्वीट मेमोरीज है, कुछ बिटर मेमोरीज है, कुछ ग्लूमी मेमोरीज है, उनके साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, और यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं कुछ इजी क्वेश्चंस जो इसी पोएम के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्रोट बैक टू द पोइट। जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है वो पोइट को कुछ याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? फर्स्ट, क्या कुछ होता है पोइट के साथ? फर्स्ट है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, कि वो एक्साइटेड फील करें। सेकंड, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की मेमोरीज है उनके माइंड में आ जाती है। थर्ड, स्टारी नाइट एंड टीयर्स, उनको स्टारी नाइट्स या फिर टीयर्स है वो लेकर के आती है, जो रेन ड्रॉप्स है वो। फोर्थ ऑप्शन दिएगा, द मेमोरीज ऑफ द रेन ऑन द रूफ, और रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो बारिश की मेमोरीज है वो उसको दोबारा से याद आ पा रही है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि जैसे ही वो बारिश होती है वो ब्रोट बैक टू द पोइट, कि पोइट के मन में क्या लेकर के आ जाती है? पास्ट की कुछ यादें हैं, उसकी मदर की यादें हैं, जो कुछ स्वीट यादें हैं, कुछ ग्लूमी यादें, वो वापस लेकर के आ जाती है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा सी। सेकेंड क्वेश्चन दिए गए, चूज द ऑप्शन दैट मैचेस द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टंजा। स्टंजा की राइमिंग स्कीम है, ये हमें चूज करनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको फर्स्ट स्टंजा के ऊपर लेकर के जाता हूँ। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि लास्ट वर्ड की, जो लास्ट वर्ड है उसकी रिदम कैसे मैच करती है। ठीक, जैसे फर्स्ट वर्ड है होवर, इसको हम ए मान लेंगे। स्फीयर्स, इसको हम बी मानेंगे क्योंकि दोनों से अलग हो गए ना। डार्कनेस दिए तो उससे भी अलग हो गए, इसको सी मानेंगे। स्फीयर्स फिर टीयर्स, ये बी हो जाएगा, हो गया ना बी। उसके बाद पिलो, ये तो अलग ही हो गया, ये आपका डी हो जाएगा। उसके बाद बेड, ये ई हो जाएगा। पैटर, ये तो अलग ही हो गया, एफ हो जाएगा। और ओवरहेड और बेड मिलता है, ये आपका ई हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारा स्टंजा है उसमें राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ये सब कुछ दिया गया। ठीक, यहाँ पे देखिए कि ए, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे ए इसको मान ले, इसको बी मान ले, इसको हम सी मान ले, इसको फिर बी मान ले, इसको क्या बनेगा? ये यहाँ पे क्लोज दिया गया तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ और ये आपका एफ हो जाएगा। ये तो नहीं बना, हमें क्या फाइंड आउट करना था? ई एफ ई, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है ए बी, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया दोबारा से सी, ये सी आ गया। दोबारा से देखिए कि आपका ए हो गया, ये बी हो गया, बी, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका ई, ये एफ और ये आपका ई। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। ठीक, जो मैच कर रहा है। राइमिंग स्कीम है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आई हुई है, तो उसमें आप समझ सकते हो कि किस तरीके से राइमिंग स्कीम है वो पहचानी जाती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ये मैच कर रहा है किसके साथ? जो फर्स्ट स्टंजा है उसकी राइमिंग स्कीम के साथ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, पर्सोनिफिकेशन is a literary device where non-living things are given human traits and the qualities. Example, the sun smiled at us. Pick an example from the extract. Personification, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जो
नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो हमारी तरह हो। जैसे आसमान मुस्कुराया, कलियां हंसने लग गई, ओके, पेड़ गाने लग गए, हवा गाने लग गई। अब हवा कब गाने लगी, कैसे दिखा रहे हैं, हमारी तरह दिखा रहे हैं, तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। ऐसे ही उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस है, अलंकार है, जब नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और ह्यूमन क्वालिटीज की तरह उनको दिखाया जाता है। जैसे द सन स्माइल्ड एट अस, कि सन है वो हमारे ऊपर मुस्कुराया, तो ये किस सन को कैसे दिखाया, हमारी तरह दिखाया गया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यहाँ पे तो पर्सोनिफिकेशन ही है। सेकेंड ऑप्शन दिए गए एंड द मेलनकली डार्कनेस, कि जो अंधेरा वो उदास था। थर्ड है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर को, जो बारिश की आवाज़ को उनको सुनते हुए लेटे हुए थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कैसे लग रहा है मेरी मदर है वो मेरी तरफ देख रही है, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ। तो इसमें करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, एंड द मेलनकली डार्कनेस, कि डार्कनेस अंधेरा वो उदास लग रहा है। अब यहाँ पे उदास तो हम लगते हैं ना जब कभी हम अपसेट होते हैं, खुश नहीं होते हैं, ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रेट्स है वो किसको दिए गए, नॉन लिविंग थिंग्स को दिए गए, तो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया फोर्थ वन, द वर्ड होवर डजेंट कॉरेस्पॉन्डेड टू, होवर का मतलब होता है मंडराना, ठीक, तो इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो उसका मतलब नहीं मिलता, सिनोनिम नहीं है। जैसे फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स ऊपर जो तैरते बादल है उनको मंडराना कह सकते हैं। फ्लटरिंग बर्ड्स हैं उनको मंडराना कह सकते हैं, पक्षी वहाँ पे मंडरा रहे थे। लिंगरिंग अराउंड, चारों तरफ टहलना, उसको मंडराना कह सकते हैं कि वो चारों आज तो सुबह से यहीं मंडरा रहा है। फोर्थ है सेटलिंग डाउन, बैठ जाना, ये तो मंडराना नहीं होता, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, ओके, यानी कि आपका थर्ड है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। जो सेकंड था उसमें आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। और फिफ्थ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया हिज मदर लुक एट हिम, उनकी मदर है जो पोइट की मदर है उनकी तरफ देखती है, कैसे देखती है, फर्स्ट है क्वाइट एंग्रीली, थोड़ा गुस्से में। सेकंड है वेरी फॉन्डली, बहुत प्यार से। थर्ड टू केयरफुली, बड़े केयरफुली तरीके से। डी दिए गए सो रेयरली, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, वो फॉन्डली प्यार से देख रही है, ओके। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए आपके आंसर्स क्या रहेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ओके। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन दिए गए इसमें थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा और फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा। तो ये थी आज की आपकी इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो आज की इस वीडियो, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।